हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। तो चलिए, आज का सेशन है टॉप 20 जीके का रैपिड फायर होगा। और इसके रैपिड फायर से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो को और आगे अच्छा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएँ। तो चलिए, आज शुरू करेंगे टॉप 20 जीके का ये सीरीज। और आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सभी वीडियो की तरह, पिछले सभी वीडियो की तरह ये भी सब PYQ है, यानी पिछले किसी न किसी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस में, चाहे UPSC BPSC या फिर SSC CGL वगैरह में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, इन सभी क्वेश्चंस को आज हम करेंगे, एक एक करके सबका हम रैपिड फायर करेंगे। तो चलिए, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो इसमें पूछा जा रहा है दिलीप कुमार, राजकुमार, पृथ्वीराज कपूर या फिर देवानंद, इनमें से किसको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए, ऑप्शन डी देवानंद गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी राजकुमार, ये भी गलत ऑप्शन है। और ऑप्शन ए दिलीप कुमार, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन है सी पृथ्वीराज कपूर। राज कपूर ही वो हस्ती हैं जिन्हें सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आगरा में मोती मस्जिद, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अकबर, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी बाबर, ये भी गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन डी और सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहां। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था, ये बहुत पहले की बात है ये, जबकि ये मस्जिद इधर मुगल शासनकाल की है। तो मस्जिद तो ये है शाहजहां, यानी मोती मस्जिद का जो निर्माण आगरा में करवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो आप देख रहे हैं आज का कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने है, वन बाय वन आपके सामने आ रहा है। चलिए, और मैंने बोला है कि रैपिड फायर होगा आज का 20, तो आज टॉप 20 जीके आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन, भारत में मुद्रा छपवाने व जारी करने का अधिकार किसे है? यानी किसके पास वो अधिकार है जो भारत में मुद्रा छपवाएगा और उसे जारी करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन डी RBI को। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, राष्ट्रपति भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। इसका सही ऑप्शन डी है, यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो राइट है, अधिकार है, जिससे वो मुद्रा यानी करेंसी छपवा सकते हैं और उसे आधिकारिक रूप से जारी कर सकती है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी कौन बनी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, अरुणा आसफ अली थी, एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी या फिर इंदिरा गांधी थी। इसमें से कौन थे? तो सही ऑप्शन दीजिए और जल्द से जल्द अपना जवाब दीजिए। चलिए, मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी गलत ऑप्शन है, एनी बेसेंट ये भी गलत ऑप्शन है, अरुणा आसफ अली ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू। यही वो पहली महिला थी जो भारत की पहली राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान, आपको याद होगा फाहियान जो है चीन का रहने वाला था जो भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? यानी जब वो भारत आया था उस समय कौन से राजा भारत में शासन कर रहे थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जल्द से जल्द अपना ऑप्शन दीजिए। चलिए, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी हर्षवर्धन ये भी सही नहीं है। अब आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पुराना बात हो गया, इसमें सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। तो चलिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान से देखिएगा। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसी की बात हो रही है, का संस्थापक कौन थे, यानी उसका स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन है कुमारगुप्त, हर्षवर्धन,
चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? इसमें से कौन वो शख्स हैं, कौन वो हस्ती हैं जिन्होंने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनवाया था, उसका स्थापना किया था? तो जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए। जो पूरा विश्व में प्रचलित था विश्वविद्यालय, तो समुद्रगुप्त गलत ऑप्शन, हर्षवर्धन ये भी गलत ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन ए है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का नींव रखा था और उनको ही ये श्रेय जाता है इस यूनिवर्सिटी का स्थापना में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा का नाम, यानी भारतीय जो रुपया है, आज रुपया किसने दिया? यानी भारतीय रुपया जो है, इस मुद्रा का, इस करेंसी का नाम रुपया किसने दिया? तो जैसे कि ऑप्शन है शेर शाह सूरी, या फिर अकबर, या फिर सम्राट बाबर मतलब बादशाह बाबर, या फिर शाहजहां। इसमें से किसने जो है रुपया करेंसी मतलब करेंसी का नाम रुपया दिया अपने जो भारत में चलता है? तो इसका सही ऑप्शन आपको देना है। सही ऑप्शन आपको सी है बाबर, ये भी गलत है। डी है शाहजहां, ये भी गलत है। बी है अकबर, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने भारत में बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। तो यही शेर शाह सूरी हैं जो बहुत सारे भारत में काम किए। जीटी रोड भी यहीं बनवाए थे, आपको याद होगा, ग्रांड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी ब्लैक पगोडा फाउंड इन विच स्टेट? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, किस स्टेट में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान, डी है उत्तराखंड। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन दीजिए। तो चलिए डी उत्तराखंड बिल्कुल सही नहीं, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी राजस्थान ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक ये सही ऑप्शन है, या फिर बी उड़ीसा सही ऑप्शन है? जल्द से जल्द बताइए। तो ऑप्शन ए के साथ नहीं जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर पाया जाता है, यानी है कुल मिलाकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो आप जल्द से जल्द बताइए। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया था? इसको नेशनलाइज कब किया गया? जल्द से जल्द बताइए। ऑप्शन है ए 1912 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1950 में, या फिर ऑप्शन डी 1935 में। जल्द से जल्द आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए 1912 गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी 1950 ये भी गलत ऑप्शन है। 1946 ये बिल्कुल जो है गलत आंसर है। इसका सही ऑप्शन डी है 1935, यानी इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। 1935 में इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, मकान के छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सा ऊर्जा होता है? यानी कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा? तो अगर मकान के छत पर कोई बालक दौड़ रहा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा? इसका ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन सामने है आपके। ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी क्षैतिज ऊर्जा, या फिर डी प्रकाश ऊर्जा। जल्द से जल्द बताइए उसमें से कौन सा एनर्जी पाया जाएगा। अगर कोई छत पर बालक दौड़ रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी पाया जाएगा उस समय? तो आपको जल्द से जल्द बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। प्रकाश ऊर्जा गलत ऑप्शन, क्षैतिज ऊर्जा ये भी गलत ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा यानी रुका हुआ कोई वस्तु होता है तो ये भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन बी होगा गतिज ऊर्जा यानी मोशन एनर्जी। आपको याद होगा यही ऑप्शन होने वाला है, मोशन एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ही इसका सही आंसर है। और एक बात याद रखिए, ये बात जो है ना, मकान के छत पर दौड़ते हुए, ये सिर्फ आपका दिमाग भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के बात लिखे जाते हैं। मकान के छत पर तो पुल पर दौड़ते हुए, अरे कहीं भी कोई वस्तु जब या ऑब्जेक्ट गति में रहेगा तो उसमें जो ऊर्जा पाई जाएगी वो गतिज ऊर्जा ही पाई जाएगी। यानी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें मोशन एनर्जी ही पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर वो ठीक ऑब्जेक्ट है, अब ये नहीं कि बस चल रहा है और बस में बैठा व्यक्ति का पूछ दे कि वो किस ऊर्जा में है तो आप गतिज ऊर्जा मत लगाइएगा। बस चल रहा है, बस में गतिज ऊर्जा पाई जाएगी, न कि उस व्यक्ति में। याद रखिएगा, ये भी बात है। तो कई बार घुमाया जाता है क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को समझते हुए, उसकी प्रकृति समझते हुए उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके सामने है। शरीर का कौन सा अंग है हमारे रक्त को शुद्ध करता है? यानी शरीर का कौन सा वह अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है? विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी प्यूरिफाई आवर ब्लड, यानी आरबीसी। हमारे शरीर का वह कौन सा ऑर्गन्स हैं, बताइए। तो ए लीवर, बी बड़ी आंत, और सी अमाशय, या फिर डी गुर्दा। कौन सा होगा? जल्द से जल्द बताइए।
तो ऑप्शन ए लीवर गलत ऑप्शन है, अमाशय सी गलत ऑप्शन है, बी बड़ी आंत ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन डी यानी किडनी ही वह ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 12, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मीथेन गैस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्द से जल्द आप बताइए। ऑप्शन है CH2, CO2, CH3 या फिर CH4। जल्द से जल्द बताइएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए CH2 गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी CH3 ये भी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन बी CO2 ये नहीं है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑप्शन डी CH4 ये बिल्कुल सही है। यानी इसका सही ऑप्शन डी होगा। CH4 जो होता है मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है। इसी मीथेन गैस को दमघोंटू गैस भी बोलते हैं, यानी सॉरी हाँ, तो इससे क्या होता है कि इस गैस से जान भी जा सकती है, तो याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रकाश का कौन सा रंग, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है, यानी सबसे ज़्यादा विसरित हो जाता है ना? तो वो कौन सा रंग होता है जो बहुत पहले ही विसरित होके बिखर कर और दूर तक नहीं दिखाई देगा? वह कौन सा रंग है? तो पहला है ए लाल रंग, बी हरा रंग, सी बैंगनी रंग या फिर सफ़ेद वाइट रंग। बताइए कौन सा होगा इसमें से? तो ऑप्शन डी सफ़ेद तो किसी कीमत पर नहीं होगा और बी किसी कीमत पर नहीं होगा। अब आपके सामने ऑप्शन जो कंफ्यूज करेगा लाल और बैगनी करेगा, तो इसमें लाल नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन बैगनी होगा। बैजेंटा आपको याद होगा, बैगनी यही कलर जो सबसे अधिक बिखरता है ना? आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी प्रकाश संश्लेषण जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय कौन सा गैस उससे उत्सर्जित होती है? तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानिए कि क्या करता है। वो पृथ्वी से सब जल और जितने मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो पृथ्वी से लेता है और फिर सूर्य से क्या लेता है, यहाँ सूर्य से रोशनी यानी लाइट लेता है और फिर वायुमंडल से क्या लेता है, तो CO2 लेता है। ध्यान से ऑप्शन को समझिएगा, इसको चाहिए CO2, अंदर ज़मीन से चाहिए जल मिनरल्स और सूर्य से चाहिए क्या, यहाँ से सन से लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, और तब जाकर ये अपना भोजन पौधा जो है ये भोजन बनाता है। तो लेकिन जब भोजन बनाता है तो इसमें ग्लूकोज फ्रूकोज बहुत कुछ मिलता है, उस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसी गैस को पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 अगर दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मत समझिएगा कि वो पौधा जो है देता है, वो देता नहीं है, वो लेता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि निकलता कौन सा गैस है, तो आपको उसके अनुसार आप ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ए है ऑक्सीजन, सी है हीलियम, डी है मीथेन। कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो देखिए मीथेन गलत ऑप्शन है, हीलियम भी गलत ऑप्शन है, आप ये जानते हैं। इसका सही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, लेकिन उत्सर्जित क्या करता है यानी देता क्या है, तो ऑक्सीजन O2 गैस देता है। क्या देता है बाबू? O2 गैस देता है, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं सामने आपके, और रैपिड फायर में है। अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं हमारे और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कहीं से भी, तो अपना लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगर मेरे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं अपना लोकेशन कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, कहाँ है ये? तो ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी गुजरात में, सी श्रीहरिकोटा में और डी करनाल में। तो जल्द से जल्द बताइए कहाँ है। तो देखिए गुजरात में गलत ऑप्शन है, डी करनाल ये छोड़ दीजिए अभी, ए हैदराबाद ये भी गलत ऑप्शन है। अब श्रीहरिकोटा या फिर करनाल, तो श्रीहरिकोटा और करनाल में हम करनाल के साथ ना जाकर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, यानी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। तो आप याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, यानी जो कौन सा मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी है चिकनी मिट्टी। जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए अपना, जल्द से जल्द आंसर दीजिए।
चलिए मैं बताता हूँ, चिकनी मिट्टी गलत ऑप्शन है, लाल मिट्टी ये भी गलत ऑप्शन है। अब रेतीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, इसमें से कौन ज़्यादा उपजाऊ होता है? तो रेतीली मिट्टी भी नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? नदियों से जब बाढ़ आते हैं बरसात के दिनों में मैदानी क्षेत्रों में, तो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे मलबे लेकर आते हैं, और जब यहाँ पानी जब समुद्र की तरफ जाने लगते हैं तो यहाँ ये मलबे छोड़ते हुए जाते हैं अपने साथ, और यही मलबा सब सड़ कर और जो है जलोढ़ मिट्टी बनाता है, जो बहुत ही फर्टिलाइज्ड होता है, यानी उपजाऊ होता है। तो याद रखेंगे, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है यही इसका सही ऑप्शन है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा 17 नंबर, यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, यानी द हेवीएस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, विश्व की सबसे हल्की पूछ रहा है, हल्का मतलब लाइट, बिल्कुल हल्का धातु कौन है? तो प्लेटिनम, बी सोडियम, सी लिथियम या फिर डी सिल्वर। इसमें से जल्द ऑप्शन सोच लीजिए और दीजिए आंसर। तो चलिए मैं बताता हूँ, डी सिल्वर ये गलत ऑप्शन है, और सोडियम अभी रहने दीजिए। प्लेटिनम ये भी गलत ऑप्शन है। अब लिथियम या सोडियम ये बताइए। तो देखिए, सोडियम के साथ हम नहीं जाएंगे, सही ऑप्शन लिथियम है। लिथियम ये एलिमेंट है, धातु है जो सबसे हल्की धातु है अभी तक के जितने धातु रिसर्च हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अटलांटिक और प्रशांत, ध्यान से देखिएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? यानी दोनों सागरों को कौन सी नहर जोड़ती है? ए स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी इंदिरा गांधी नहर या डी इसमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द अपना ऑप्शन दीजिए। तो डी तो ख़त्म कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, इसमें से ज़रूर एक नहर है जो जोड़ता है। इंदिरा गांधी नहर ये नहीं है, इसका सही ऑप्शन स्वेज नहर या फिर पनामा नहर। आप जल्द से जल्द बताइए, आप किसके साथ जाएंगे? जी नहीं, ए के साथ नहीं, ऑप्शन बी इसका सही है। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कंपटीशन के पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, जैसे एसएससी में, बीपीएससी के टीआरई में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी मैं बोल दिया हूँ कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छा से देखिए और बिल्कुल इस पर कमांड करिए, ताकि आपको अगले किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। चलिए, अब आपके सामने होगा लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टॉप 20 जीके का आज का 19वां और 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व का सबसे खारा जल किस सागर में पाया जाता है? खारा समझते हैं ना, सॉल्टी, यानी विश्व का सबसे सॉल्टी जल यानी खारा जल किस महासागर में पाया जाता है, यानी किस सागर में पाया जाता है? ए है ऑप्शन प्रशांत महासागर, बी बैकाल झील, सी अटलांटिक महासागर या फिर डी मृत सागर। तो आप जल्द से जल्द बताइए कि डेड सी है कि बैकाल झील है, यानी या अटलांटिक महासागर है या फिर प्रशांत महासागर है। इसका सही ऑप्शन कौन है जिसका पानी सबसे अधिक खारा होता है यानी सॉल्टी होता है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर गलत ऑप्शन है, सी भी अटलांटिक महासागर ये भी गलत ऑप्शन है, बैकाल झील और मृत सागर। तो बैकाल झील नहीं, इसका सही ऑप्शन डी है मृत सागर। इसका मृत सागर इसलिए नाम भी है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, मृतकों की तरह ऊपर तैरता है। जैसे डेड बॉडी क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है ना, वैसे ही कोई भी आदमी इस पानी में जाएगा, इस सागर में, तो ऊपर ही तैरेगा, डूब ही नहीं सकता है। इसका क्यों? क्योंकि इसकी वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है। मतलब लगभग 1 लीटर पानी में 600 ग्राम क्या पाया जाएगा? नमक पाया जाएगा। याद रखिएगा कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितने ग्राम? तो लगभग 600 ग्राम नमक होता है, यानी सोच लीजिए कि पानी बहुत कम होता है। तो इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट डूबता नहीं है, इसलिए इसे मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20, किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है? यानी कौन सा वो राज्य है जिसमें उसके उस राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन पर वन है? तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन जल्द से जल्द दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, मेघालय गलत ऑप्शन है, जंगल तो है लेकिन गलत ऑप्शन है। झारखंड ये भी जंगली एरिया है लेकिन गलत ऑप्शन है। सी उत्तराखंड ये भी गलत है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? तो मैंने पूछा यहाँ देखिए, किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी उस राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से
पूरे भारत में नहीं पूछा जा रहा है, उस राज्य के क्षेत्रफल जितना है उसमें सबसे अधिक वन किसका है, तो वो है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन एमपी होगा, यानी डी नंबर मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिसका जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन इसी राज्य में पाया जाता है। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे अब विदा लेंगे। विदा लेने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अब हम आपसे लेंगे विदा, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।